जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम एनसीईआरटी टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। जो भी चैप्टर बाय चैप्टर है हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एनसीईआरटी क्लास 6 जितने भी चैप्टर है उसके हमने कंप्लीट कल के सेशन में रिवीजन कर लिया था। टोटल हमने समाप्त किया था। आज हम एक नया चैप्टर प्रारंभ करने वाले हैं। हम एनसीईआरटी क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 को शुरू करने वाले हैं। विश्वास करिए, जो भी पूरे चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं बना करके आपके समक्ष लाया हूँ। ये इस क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो आपको हूबहू ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल एज इट जैसे पूछा जाता है ऐसे ही आगे पूछा जाएगा। प्यारे साथियों, आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठिए। जहां पर लगे कि आपको लिखना चाहिए वहां पर आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। इससे ये होगा कि जब आप एग्जाम के समय आपके पास नजदीक होगा, उस समय पर आप कम समय में ज्यादा रिवीजन कर पाओगे, अच्छे से याद रख पाओगे। चलिए, इन बातों को ध्यान में रखिएगा। करते हैं शुरू आज के इस सेशन को। क्लास 7 चैप्टर नंबर 1। सबसे पहला प्रश्न क्या है? यदि आप लोग पढ़ करके आए होंगे चैप्टर नंबर 1 को तो बहुत ही स्मूथली व इजीली इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दोगे। सबसे पहला प्रश्न है, पहले नंबर का क्वेश्चन है आपका कि अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने विश्व का मानचित्र कब बनाया था? ठीक है, नंबर 1, 2, 3, 4। नंबर 1 में है 1177 सीई, 1154 सीई, 1274, 1264। चार ऑप्शन है। भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने ये जो मानचित्र है कब बनाया था? आप सभी को याद रखना है 1154 इसका सही आंसर होगा। 1154 में अल इद्रिसी नामक एक व्यक्ति थे जो कि अरब के निवासी थे। ठीक है, अरबी भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने 1154 में एक मानचित्र बनाया था जिसमें जो आज का हमारा मानचित्र है, आज के ये मानचित्र में जो दक्षिणी भाग यहाँ पर है, वो जब इन्होंने बनाया था तो ये दक्षिणी भाग जो है ये उत्तर की तरफ था। ठीक है, उत्तर भाग था ये वाला। फिर इसके बाद जाकर के बाद में चेंज किया गया और 1720 में पुनः बनाया गया। किसके द्वारा पुनः बनाया गया? ग्विलोम द लिस्ले के द्वारा। ग्विलोम द लिस्ले के द्वारा 1720 में जाकर के पुनः एक बार मानचित्र बनाया गया और ये मानचित्र वैसा ही है जैसा वर्तमान समय में आप उसके स्वरूप को देखते हो। ठीक है, तो ये दोनों ही डिफरेंट आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है कि मानचित्रकार कौन है? ए बी सी डी ऑप्शन है। एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ना, फिर इसके बाद आपको सवाल का आंसर देना है, क्योंकि पेपर में पूरा आपको 1 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर भी आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरा अपना समय लीजिए, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसके अनुसार आपको आंसर देना है। ठीक है, देखिए, मानचित्रकार कौन है? वह व्यक्ति जो भूगोल का विस्तार से अध्ययन करता है? नहीं, ये बात गलत हो जाएगा। वह व्यक्ति जो मानचित्रों का अध्ययन करता है? नहीं। वह व्यक्ति जो मानचित्र बनाता है? तो हाँ, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मानचित्रकार वही है जो कि मानचित्र को बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखना है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि मध्यकालीन फारसी आधुनिक फारसी से किस प्रकार भिन्न है? ठीक है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, क्योंकि जो फारसी मध्यकालीन समय में बोली जाती थी और जो इस समय पर बोली जाती है, इनमें बहुत सारे व्याकरणिक दृष्टि से भिन्नता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे शब्दावली है जिसके रूप में भिन्नता है। जैसे कि आप समझना, एक आपको मैं उदाहरण के तौर पर हिंदुस्तान शब्द रखता हूं आपके लिए। ठीक है, हिंदुस्तान शब्द जो है, अब जो है वर्तमान समय में हम हिंदुस्तान शब्द कहते ही भारत देश से इस शब्द को जोड़ते हैं।
पर प्राचीन समय में जब आप जाओगे कुछ समय पीछे, तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कई व्यक्तियों के अनुसार अलग अलग है। जैसे कि मिनहाज उस सिराज एक कवि हुए हैं 13वीं शताब्दी में। इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना दो जो क्षेत्र हैं, इनके लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। समय बदलते गया और लोग इस अर्थ को चेंज करते गए, और आज वर्तमान समय में हिंदुस्तान शब्द का तात्पर्य संपूर्ण देश से है। तो आपको याद रखना है कि मध्यकाल में जो फारसी भाषा बोली जाती थी और जो वर्तमान समय में फारसी भाषा बोली जाती है, वो व्याकरणिक और शब्दावली दोनों ही दृष्टिकोण से भिन्न है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13वीं शताब्दी में इतिहासकार मिनहाज उस सिराज, ठीक है, मिनहाज ए सिराज ने लिखा था, क्या लिखा था? उर्दू भाषा में, अरबी, फारसी या फिर संस्कृत? ABCD 4 ऑप्शन है, सही उत्तर क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अभी आपने इससे पहले इसके बारे में पढ़ा है, तो आपको याद रखना है इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने फारसी भाषा में लिखा है, मिनहाज उस सिराज ने, ठीक है। इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था, एक किताब लिखी गई थी। उस किताब का नाम क्या था? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि इनके द्वारा लिखित बुक कौन सी है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क रहा, आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजीली क्वेश्चन है। मिनहाज ए सिराज के अनुसार हिंदुस्तान क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि जो भी शब्द हैं वो प्राचीन समय में उसका अर्थ अलग था, और वर्तमान समय में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम इन शब्दों को अलग रूप में देखते हैं। ऐसे ही एक कवि हुए हैं मिनहाज ए सिराज, इन्होंने जब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उस समय पर इस शब्द का क्या मतलब था, क्या आशय था? तो आप सभी को याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इन्होंने पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र तथा गंगा और यमुना के बीच की जो भूमि है, उनके लिए मिनहाज उस सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। आप सभी को याद रखना है, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। प्यारे साथियों, मैं समझता हूँ कि ये जो सेशन है आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको पसंद आ रही होगी। तो यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है और आप चाहते हो कि आपको डेली इसी प्रकार से चैप्टर बाय चैप्टर आपको क्लासेस कराई जाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला जो भी सूचनाएं हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक प्राप्त हो। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच की भूमि डैश के अंतर्गत आती है? किसके अंतर्गत आती है? तो ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। चलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट करना और ध्यान से पढ़ करके इसका उत्तर देना। क्या है कि किस सम्राट ने उपमहाद्वीप के निवासियों के भूगोल, जीव जंतुओं और संस्कृति का वर्णन करने के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है, हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबर, इसका सही आंसर है। आपको याद रखना है कि 3 व्यक्तियों ने हिंदुस्तान शब्द के ऊपर टिप्पणी की है। एक तो बाबर, दूसरा जो है, दूसरे व्यक्ति के नाम है मिनहाज उस सिराज, और तीसरे व्यक्ति है अमीर खुसरो। इन तीनों व्यक्तियों के मतानुसार, तीनों व्यक्तियों के दृष्टि में हिंदुस्तान शब्द जो है, इन्होंने अलग अलग अर्थों के लिए इन्होंने प्रयोग किया। जैसे कि मिनहाज उस सिराज जो है, उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग गंगा, यमुना, पंजाब और हरियाणा की भूमि के लिए किया है। ऐसे ही हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जो बाबर है, ये उस महाद्वीप के निवासी के भौगोलिक दर्शन, जीव जंतु वो उसके संस्कृति से इसका तात्पर्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही आंसर हो जाएगा। और मैं यदि बाबर जो है, इसके बाद अगला शासक कौन होता है? इसके बाद अगला शासक होता है हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन होता है? हुमायूं के बाद है अकबर।
अकबर के बाद कौन है? अकबर के बाद है जहांगीर, जहांगीर के बाद है शाहजहां, और शाहजहां के बाद एक बार फिर से आपके आ जाएंगे औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। तो ये मुगलों की क्या है? वंशज है, परंपरा है, ये उनका क्रम है। सबसे पहले बाबर शासन करते हैं, बाबर के बाद बाबर का बेटा हुमायूं शासन करता है, फिर इसके बाद हुमायूं का बेटा अकबर शासन करता है, और अकबर का बेटा जहांगीर शासन करता है, फिर इसके बाद जहांगीर का बेटा शाहजहां शासन करता है, फिर इसके बाद औरंगजेब शासन करता है। मुगलों का जो पतन है वो यहाँ से प्रारंभ हो गया था। यहाँ का शासक कमजोर था औरंगजेब, इसके बाद जो मुगल सल्तनत है वो बुरी तरीके से विनाश हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8वें नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी के कवि अमीर खुसरो ने डैश शब्द का प्रयोग किया, किस शब्द का प्रयोग किया है? मैंने आपसे कहा था कि 3 व्यक्तियों ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है और इन्होंने अलग अलग शब्द के अलग अलग अर्थ माने हैं। जैसे कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकाल में एक विदेशी डैश था। भाई आप लोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विदेशी शब्द का क्या तात्पर्य लेते हो? मतलब कि जो इस देश का नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? विदेशी। पर प्राचीन समय में, मध्यकाल में ऐसा नहीं था। विदेशी हम उन्हीं को कहते थे जो व्यक्ति किसी मतलब कि किसी दूसरे शहर से आया हो, वो व्यक्ति इस गांव के लिए अनजान हो, उसे हम लोग कहते हैं विदेशी। जैसे आप लोग गांव में जाते हो, जो बच्चे गांव के होंगे वो जानते हैं, कोई भी व्यक्ति यदि आपसे रास्ता पूछता है तो आप लोग क्या कहते हो? लगता है ये अनाड़ी व्यक्ति है, मतलब कि इस गांव में पहली बार आया है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते थे उनको हम प्राचीन समय में या फिर मध्य समय में किस नाम से जानते थे? तो ऐसे व्यक्तियों को हम विदेशी के नाम से जानते थे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोई भी अजनबी व्यक्ति जो किसी गांव में आया हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का हिस्सा न हो, ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहते थे मध्यकाल में? विदेशी कहते थे। ठीक है, पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विदेशी किसे कहते हैं? जो इस देश का नहीं हो। तो इन दोनों शब्दों में आपको डिफरेंट याद रखना है, डिफरेंट को समझना है, क्योंकि जो सीटेड है वो रटंत प्रणाली वाला पेपर नहीं है, मतलब कि आप रट करके जाओ और वो एजिट ऐसा आ जाए, ऐसा नहीं है। सीटेड जो है वो आपके समझ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, आपके जो समझने की क्षमता है उसको मापता है, तो इसलिए आपको इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए फिलहाल करिएगा अगला क्वेश्चन। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी इतिहास सर्वप्रथम कब लिखा था? ठीक है, सर्वप्रथम उन्होंने अपने इतिहास को कब लिखा था? आपको याद रखना है कि इन्होंने 2 बार अपने इतिहास को लिखा है। ठीक है, अपने इतिहास को लिखा है, अपने बारे में बताया। पहले 1356 में, फिर इसके 2 साल बाद, 2 साल बाद कहे तो 1358 में इन्होंने अपने दूसरी बार अपना वृत्तांत लिखा था। तो जियाउद्दीन बर्नी 2 बार अपने वृत्तांत को लिखते हैं। सबसे पहली बार जो लिखते हैं 1356 में, और फिर बाद में 1358 में। तो ये भी आपको याद रखना है, ये 2021 के सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 700 और 1750 के बीच इस अवधि में महत्वपूर्ण हो गए लोगों का एक समूह डैश था। कौन सा समूह था? तो आप सभी को याद रखना है कि राजपूत समूह था। ठीक है, और जो वास्तविक रूप में राजपूत शब्द है वो राजपुत्र शब्द से संपादित है। ठीक है, राजपुत्र वास्तविक रूप में शब्द है, इससे राजपूत शब्द निष्पन्न होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि योद्धाओं का एक समूह जो डैश जाति का दर्जा प्राप्त करने का दावा करता है। डैश जाति मतलब, देखिए प्राचीन समय में जो हमारा समाज था वो 4 वर्गों में डिवाइड था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण व्यक्ति है उनका काम था पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ाना और वेदों की रक्षा करना। ऐसे ही जो वैश्य हैं, वैश्य का क्या क्या काम था? वैश्य का काम था व्यापार करना।
ठीक है, व्यापार करना, दुकान आदि चलाना। क्षत्रिय का काम था युद्ध करना, ठीक है, युद्ध करना, वह देश की रक्षा करना, वह देश की रक्षा करना, ये क्षत्रिय का कार्य था। और ऐसे ही जब आप बात करेंगे शूद्रों की, शूद्रों का काम था सेवा करना। भाई अब किसकी सेवा करेगा ये? तो ऊपर के जो 3 वर्ग के लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सेवा करना। और यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है आपसे? योद्धाओं का एक समूह जो डैश जाति का दर्जा प्राप्त करने का दावा करता है, वो है क्षत्रिय। क्योंकि योद्धा कौन होते थे? क्षत्रिय होते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूतकाल में विदेशी का अर्थ नहीं है? विदेशी, मैंने अभी आपको बताया कि विदेशी हम उन व्यक्तियों को कहेंगे जो इस समाज के नहीं है, जो इस संस्कृति के नहीं है, जो इस गांव के नहीं है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको हम विदेशी कहते हैं। विदेशी का अन्य नाम, हम उसे अजनबी के नाम से भी जानेंगे, परदेशी के नाम से भी जानते हैं, और अजनबी ये डबल आ गया, इसके नाम से भी जानते हैं। जिस नाम से नहीं जानते हैं वो है स्वदेशी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है कि विदेशी का अर्थ नहीं है। और ये नहीं आपको कई दिन बाद दिखता है, जब तक आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो गया रहता है। इसलिए आपको पूरा समय लेना है क्वेश्चन को पढ़ने में कि भाई क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर का क्वेश्चन है, किस शताब्दी में क्षत्रिय शब्द का प्रयोग सामान्यतः योद्धाओं के समूह के लिए किया जाता था? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8वीं और 14वीं शताब्दी के बीच में क्षत्रिय शब्द का प्रयोग सामान्यतः योद्धाओं के समूह के लिए किया जाता था, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान बंगाल क्षेत्र में 14वीं शताब्दी के दौरान कौन सी भाषा बोली जाती थी? याद रखना है, क्षेत्र का कौन सा है? बंगाल। बंगाल क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती थी? इसका उत्तर हो जाएगा गौड़ी भाषा बोली जाती थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और तेलंगाना में कौन सी बोली जाती थी? तो म अ बारी, ये भाषा तेलंगाना में बोली जाती थी, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुसलमानों की पवित्र पुस्तक कौन सी है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कुरान जो है मुसलमानों की पवित्र बुक है। ऐसे ही जब हम बात करेंगे गीता की, तो ये हिंदुओं का पवित्र बुक है, पवित्र पुस्तक है, ठीक है। आदि पुराण, ऐसे ही पुराण, पुराण के लेखक, पुराण के लेखक कौन है? तो पुराण के लेखक हो जाएंगे आपके वेद व्यास जी। और पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। ये आपसे पेपर में पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना है। दूसरा है रामायण। रामायण के लेखक कौन है? सबसे पहले लेखक पूछते हैं, तो आपको याद रखना है कि रामायण के लेखक कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि जी इसके लेखक हैं। हालांकि जो रामायण है, रामायण में 7 कांड है। कितने कांड है? 7 कांड है। और रामायण में सर्गों की संख्या कितनी है? 500 सर्ग है इसमें, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रारंभिक मुस्लिम नेताओं की सत्ता को किसने स्वीकार किया था? उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सुन्नी ने स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपमहाद्वीप में समृद्धि ने किस क्षेत्र की व्यापारिक कंपनियों को आकर्षित किया? समृद्धि ने मतलब कि जब आपके पास पैसा अधिक हो जाता है उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। तो उपमहाद्वीप में डेवलपमेंट ने किस व्यापारिक कंपनियों को सबसे ज्यादा आकर्षित किया है? इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए, यूरोपिया को, ठीक है। यूरोपिया कंपनी को सबसे ज्यादा आकर्षित किया है। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया था, यदि आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो इसका जवाब आप लोग दे पाओगे। जैसे कि
राजपूत शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? मैंने आपको बताया था कि ये राजपुत्र शब्द से राजपूत शब्द की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्क्रिप्ट की नकल कौन करता था? इसके पीछे की एक बार कहानी समझना। देखिए, प्राचीन समय में क्या होता था, प्राचीन जैसे कि वर्तमान समय में हमारे पास लिखने के लिए पर्याप्त साधन है, पर्याप्त कागजें हैं, पर इससे पहले जब कागज नहीं हुआ करता था, जब लोग लिखा करते थे, जब कागजों का अभाव था, तो उस समय पर लोग क्या करते थे, कुछ कागज होता था और कुछ अभिलेख जब लिखते थे तो उनको धो करके सुखा करके, जिनकी जरूरत नहीं होती थी उसके ऊपर वो लिखते थे। और इस समय पर जब हम किसी अपने दोस्त की कॉपी से उतारते हैं तो कई बार गलत हो जाता है। तो ऐसे ही जब वो प्राचीन समय में हाथों से लिखते थे, ठीक है, जिसे आप लोग हस्तलिपि कहते हैं, तो सोचिए उसे वर्तमान समय में पढ़ना या फिर नकल करना कितना मुश्किल हो जाता था। तो स्क्रिप्ट की नकल कौन करता था? स्क्रिप्ट की नकल करता था लेखक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मध्यकाल कब शुरू हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, 8वीं शताब्दी ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अब एक बार ये समझना, ये एक लाइन है, बीच में जो है इसका मेन पॉइंट है, इसको आप लोग मान लो ईसा। ठीक है, तो ईसा के जन्म के बाद जो भी डेट गिने जाएंगे वो किस में गिने जाएंगे? ईस्वी में गिने जाएंगे। और ईसा के जन्म से पहले जो भी डेट गिने जाएंगे वो है ईसा पूर्व में। ठीक है, और ईसा पूर्व वाला जो डेट होगा वो घटते क्रम में होगा। ठीक है, कैसे क्रम में होगा? घटते क्रम में होगा। और ईस्वी का जो डेट होगा वो बढ़ते क्रम में होगा, बढ़ते क्रम। जैसे कि घटते क्रम में क्या है, यदि आप लोगों ने देखा होगा तो 563 में जन्म हुआ, फिर इसके बाद 493, 265, इस प्रकार से डेट जो है ईसा पूर्व में लिखे जाते हैं। और जो ईस्वी है इसमें डेट लिखे जाते हैं 2024, 2025, 2026, इस प्रकार से बढ़ते क्रम में ईस्वी में डेट लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, ईस्वी और ईसा पूर्व में आपको अंतर स्पष्ट होना चाहिए। चलिए करेंगे आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है। इससे पहले प्यारे साथियों, यदि आज का ये जो सेशन है आपको पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम यहाँ पर डेली चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस करते हैं, पढ़ाई करते हैं। विश्वास करिए जब आपका सीटेट का पेपर होगा उस समय तक हम काफ़ी कुछ कवर कर लिए होंगे, बहुत कुछ हम पढ़ चुके होंगे। तो विश्वास करिए जो एसएसटी का 60 नंबर रहता है, उन 60 नंबरों में से आपका अधिकांशतः मार्क्स सबसे ज़्यादा एसएसटी में ही आएंगे, इस प्रकार की मैं विश्वास दिलाता हूँ। और आप हमारे चैनल से जुड़िए। चलिए हम करते हैं आज के इस सेशन का अगला सवाल, जो अंतिम सवाल है उसको करेंगे। मध्यकाल में भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाली नई फसलें और पेय पदार्थ क्या थे? याद रखना है, कॉफी, मक्का, चाय। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो आज का जो सेशन था वो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर समाप्त होता है। बाकी बात कल का जो सेशन होगा, कल के सेशन में हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे। हालांकि जो हमारा ये हिस्ट्री का चैप्टर बाय चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिलेगा 7:30 बजे। 7:30 बजे आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, चलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा। जो भी पढ़ लेते हो इसके बाद आप एक बार रिवाइज करके दोबारा एक बार एनसीईआरटी बुक को पढ़ना, फिर ये देखना कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बनाए गए हैं और किन किन तरीकों से प्रश्न पूछे गए हैं। अगर इस प्रकार से आप पढ़ाई करोगे तो आराम से सीटेट के एग्जाम में 150 में से 110 120 प्लस आपके मार्क्स बन जाएंगे। चलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा। बाकी और मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों। जिनको पता नहीं है उसके पास लिंक शेयर कर देना आप लोग। चलिए मिलेंगे कल के सेशन में।